हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा सब्जेक्टिव चलेगा। हालांकि हम लोग को पहले सब्जेक्टिव चलाना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर समझ जाते तो उससे रिलेटिव आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाता आप समझ जाते हैं, है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जो है से गलतियों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, खेद है हमें, लेकिन क्या कीजिएगा, अब उसको तो अति नहीं किया जाता है, लेकिन सुधारा जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी आपके लिए कि जैसा कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जितने भी थे जो एग्जाम रूल से आपके आने वाले थे वो सारे ऑब्जेक्टिव हमने खत्म कर दिया। आप ऑब्जेक्टिव जेटी यूट्यूब पे जाके जेटी एकेडमी प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे और उस पे आपके जो जितने भी है ज्योग्राफी का वो वीडियो आप क्या करेंगे, संपूर्ण वीडियो आप देख लेंगे, है ना। तो संपूर्ण वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको जो है सो समझ में आ जाएगा कि कौन है। उसके बाद बच्चे अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव के बाद हम मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें बीच में आपका ये कंडीशन हो गया कि पहले हम सब्जेक्टिव समझा देंगे, उसके बाद अगर मैराथन समझाएंगे तो मैराथन समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो हमने आपसे 3 चरण में वादा किया था कि 3 चरण में हम अपना क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, है ना। 3 चरण में हम अपना क्लियर कर रहे हैं। तो 3 चरण में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैराथन। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्टिव के अंतर्गत आपके 10 क्लास चलेंगे, इसमें 10 दिन क्लास चलेंगे, उसके बाद मैराथन चलेंगे, है ना। 10 दिन क्लास। अब इसमें आपको 10 दिन, एक दिन में आपको 2-2 सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। आपको क्या कहते हैं, ज्योग्राफी भी देखना पड़ेगा, हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी देखना पड़ेगा। जो साइंस के बच्चे हैं बायोलॉजी भी देखेंगे। तो क्योंकि 10 दिन अगर हमको खींचना है, टाइम भी कम है, मैराथन भी स्टार्ट करना है, तो हमको उसी एक रूटीन मेहनत करना होगा। तो आप लोग भी देखें। इस क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन, इस एक वीडियो में आपको 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपके बेनिफिट रहेंगे और उसे आप क्या करें, देखिए जो है से पढ़ाई कीजिए। टाइम बहुत कम है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ना टाइम है आपके पास घूमने का, न ही समय कहीं किसी व्यक्ति के पास बिताने का, है ना। सिर्फ फोकस कीजिए अभी अपने पढ़ाई पे, लाइफ पे। तो अभी आप लोगों के पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। टोटली 24 घंटे होते हैं, है ना। टोटली कितने होते हैं बाबू, 24 घंटे होते हैं। नहीं, 24 घंटे में हम बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। चलिए देखते हैं, हम थोड़ा बता लेते हैं। आपके पास टोटली कितने घंटे, 24 घंटे आपके पास की सभी के पास रहता है। ये 24 घंटे हैं। 24 घंटे में बच्चे को क्या करना है, नहीं करना है, ये चीज हम आज आपको बताते हैं। 6 घंटे आप माइनस कीजिए, 6 घंटे आप ले लीजिए अपने लिए मतलब कि 4 घंटा तो बेसिक आपको चाहिए ही चाहिए। क्या चीज करने के लिए, स्लीपिंग करने के लिए, यानी सोने के लिए। सोने के लिए 4 घंटा ले लीजिए, बच गया आपका 2 घंटा। तो 2 घंटा में आप क्या कर लीजिए बाबू, 2 घंटा में आप मैनेज कीजिए। जैसे खाना खाते हैं, है ना, जैसे कि फ्रेश होते हैं, तो ये सारे चीज जो है से आप 2 घंटे के अंदर में कर ले, सुबह से लेके शाम तक में। 2 घंटा काफी है आप लोगों के लिए। मोबाइल देखने के लिए टाइम ज्यादा मत लीजिए। अगर पढ़ते पढ़ते अगर कहीं प्रॉब्लम यानी माइंड अथी होने लगता है तो रिलैक्स हो सकते हैं। बीच में आप 5 से 10 मिनट का आप जो है से मैनेज कर सकते हैं। 10 से यानी 5 से 10 मिनट किसी भी सब्जेक्ट को, या कि थोड़ा उठ करके टहल लीजिए, थोड़ा इधर उधर हो जाइए, माइंड फिर अथी हो जाएगा। उसके बाद आप फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए पुनः। तो ये कंडीशन है। तो 6 घंटा अगर काट देते हैं तो कितना बचेगा जी, है ना, 18 घंटा बचेगा। 18 घंटा जो बच्चा अगर अभी भी मेहनत कर देता है, आप कहावत सुने होंगे वो कि कोरिया उठता है तो भूस्कार में आग लगाता है। ये सही बात है, ये बात सही है कि कोरिया जब उठता है तो भूस्कार में ही आग लगाता है। आग लगा करके वही इतिहास क्या करता है, रचता है। तो अब तो आप लोग की कहानी है कोरिया वाला, है ना।
तो कम से कम ये भी रूल अपनाइए, 18 घंटा अगर कम से कम अगर 15 से 18 घंटा अगर अभी आप नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, है ना। 15 से 18 घंटा अगर नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, और ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टाइम अब आप लोग मान लीजिए कितने दिन, 10 से 15 दिन मान लीजिए। आज कितना तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया, 15 दिन मानिएगा 20 तारीख। फिर आपको रिवीजन भी चाहिए, 5 दिन 10 दिन के लिए रिवीजन भी चाहिए। फिर आप लोग के 1 तारीख से क्या है एग्जाम, 1 से 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। तो बस उसी तरीके से आप लोग क्या करें, मैनेज करें। चलिए मैनेज करना हमने सिखा दिया आपको, मैनेज करना हमने क्या कर दिया, आप लोग को सिखा दिया नहीं। तो अब हमें करना क्या है बाबू, कि ध्यान देना है। क्या करना है, ध्यान देना है, और अच्छी तरीके से लगन होकर के क्या करना है, पढ़ाई करना है, बेहिचक बेइंतजाम, है ना, एकदम जो है से टूट पड़ जाना है पढ़ाई के ऊपर। चलिए, और अब एक रिक्वेस्ट आप लोग जरूर मम्मी पापा या अपने भाई बहन से ये जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अभी हमें 20 दिन तक, जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए, एग्जाम तक हमें कोई काम ना कहे तो सही रहे, क्योंकि अगर अन्यथा अगर हम काम में अगर भिड़ जाते हैं तो हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लोग भूल जाएं कि हम घर में आपके एक सदस्य हैं, कुछ 1 मंथ के लिए आप लोग हमें भूल जाएं, है ना। आप लोग हमें भूल जाए, उसके बाद एग्जाम के बाद आप जो कहिए वो करने के लिए आपका काम हर जो भी है वो हम कर लेंगे, लेकिन 1 मंथ के हमें नहीं लगता है कि अगर यदि आप गार्जियन को अगर इस तरीके से बोलिएगा तो किन्हीं के गार्जियन जैसे मना भी कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा है, सभी के गार्जियन चाहते कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा बढ़े, आगे रोशन नाम कमाए, तो गार्जियन आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को हम लोग यहीं तक के विराम लेते हैं, विराम लेते और अब हम जैसे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, दिखता होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको, क्वेश्चन आपको कह रहा है मानव भूगोल को परिभाषित करें। क्या कह रहा है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए बोल रहा है, नहीं तो मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो बताइएगा आप लोग, कहता है क्या इसमें, देखिए हम बताए थे बाबू, क्वेश्चन लिखेंगे, अगर आंसर लिखना शुरू करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लोगों के पास टाइम है नहीं, तो इसलिए हमने आपको पीपीटी के तौर पर ही लिख करके रख दिया गया है, और इसको हम समझाएंगे। क्योंकि जितना टाइम अगर हम इस चीज को लिखते बोर्ड पे, उतना टाइम में अगर हम एक्सप्लेन अगर आपको कर दे तो आपके माइंड पे ज्यादा जो है से फोकस हो जाएगी, तो आप उस चीज को ज्यादा समझ पाइएगा। लेकिन वही अगर हम लिखते भी उसके बाद फिर समझाते भी, वीडियो लंबा चला जाता है ना, तो इससे दिक्कत हो सकता, फिर अन्यथा दूसरा वीडियो नहीं देख पाते, फिर दूसरा क्लास नहीं हो पाता। इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि एग्जाम कम नजदीक है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मानव भूगोल को परिभाषित कर रहा है, करने के लिए कह रहा है कि मानव भूगोल की वह शाखा मानव भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के, मानव के उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, कहता है कि मानव भूगोल की वह शाखा, मानव भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ, मतलब कि मानव की उत्पत्ति, जब मानव का वायुमंडल यानी पृथ्वी पर जब जन्म होता है, मानव का क्या होता है, जब जन्म होता है, यानी मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक, वर्तमान में अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, यानी संबंध जो बता रहा है उसी का जो अध्ययन किया जाता है, वही
क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। बात समझ गए कि मानव की जब से जन्म लेती है, जब से जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु तक या वर्तमान समय तक वो क्या क्या क्रियाएं प्रक्रिया कर रहे हैं, वो मानव यानी भूगोल के अंतर मानव जो यानी वायुमंडल में जो भी क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भूगोल का देन है। किसी भी कंडीशन से जो है से कुछ भी करना है ना, तो यही सब सारे जो है से प्रक्रिया के संबंध जो दर्शाता है ना, वही आपका क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। जैसे कि मानवों ने कुछ ऐसे चीज बनाए जिससे हमें आसानी मिल जाती है किसी भी चीज को करने में, तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल की किन्हीं 4 उपशाखाओं का उल्लेख करना है। 4 गो उपशाखा, 4 गो उपशाखा है किन्हीं, बहुत उपशाखा है तो बहुत होते हैं, लेकिन इनकी 4 गो उपशाखा की जैसे उल्लेख करना है। कहता है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल जो आपके सांस्कृतिक होते हैं, भूगोल के अंतर्गत जो भी आपके संस्कृति या आपके, जैसे आप जानते हैं कि आपके इंडिया का कल्चर क्या है ना, इंडिया का कल्चर क्या है, या मान के चलिए आपके बिहार का कल्चर क्या है, या आपके घर का कल्चर क्या है, इस तरीके की संस्कृति जो समझते हैं ना, उसी तरीके से हमारे भूगोल के अंतर्गत आते हैं। सैन्य भूगोल कहता है कि सैन्य भूगोल आपका हो जाता है बाबू जो सीमा सुरक्षा जैसे बोलते हैं ना, तो सुरक्षा किसी भी चीज को सुरक्षा अभियान प्रदान करना, वही आपका सैन्य भूगोल आता है। जनसंख्या भूगोल कहता है, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या पर जो है जनसंख्या कितनी है इस पृथ्वी पर, और उस जनसंख्या से क्या क्या परिणाम, क्या क्या चीज जो है प्राप्ति हो रही है, तो ये सभी जो है इनकी जो है उपशाखाएं। चिकित्सक भूगोल कहता है चौथा, चिकित्सक भूगोल में, चिकित्सा भूगोल में कहता है कि आपको कि मानव जब जन्म लेते हैं तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है, जिससे लोग जो है ग्रसित हो जाते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, होते हैं, तो उनकी जो है देखभाल की जाती है। तो ये चिकित्सक भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल का क्या किया जाता है? देखभाल किया जाता है। देखते हुएगा उसमें भी बड़ा बड़ा मशीन रहता है, वहां पे भी उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, नहीं प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में भी आपका उसी कंडीशन का रहता है, और सैन्य भूगोल में भी उसी कंडीशन के देखते हैं। सैन्य सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाता है, कितने हथियार रहते हैं, तो सारे चीज जो है आपके ये जो है मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके 4 जो है ये याद रखेंगे। बस इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से क्या कर लीजिएगा? लिख दीजिएगा, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है क्या? मानव भूगोल के 3 यानी उपगामों के लिखे, उपगामों के लिखे। तो मानव भूगोल के 3 उपगाम लिखना है। कौन कौन से उपगाम है? देखिए आपके जो है उपक्षेत्र पूछ सकता है, उपशाखा पूछ सकता है, उपागम पूछा सकता है। किसी भी कंडीशन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हम इस टाइप का, 3 ही टाइप में क्वेश्चन कोई सा भी आपका आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इसलिए इस 3 टाइप का हम क्वेश्चन आपको दे दिए हैं कि आप इस तरीके से अगर जैसे हम शाखा के उपशाखा के बात में बता दिए, आप पूछ दिया उपक्षेत्र का, तो आप क्या कीजिएगा बाबू? पूछ देता अगर मान के चले जो है उपागम से, तो क्या कहते कि जो अलग पढ़ा दिए। देखिए सारे चीज जो है सब सेम है, लेकिन उसका जो है कंडीशन क्या है? अलग अलग कर दिया गया है। सबको अलग अलग कंडीशन में क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है। नहीं, मानव भूगोल के 3 उपागम कहता है अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, उत्तर यानी आधुनिकतावाद। अन्वेषण और विवरण किसी भी चीज को समझने बुझने के लिए किया जाता है। प्रादेशिक विश्लेषण जो प्रदेशी जो है रहने जो उसके बारे में विशेषताएं की जाती है। उत्तर आधुनिकतावाद है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कहा जाता है क्या कि सामाजिक भूगोल के 4 उप क्षेत्र के नाम लिखे। समाज में जो आने वाले जो भी चीज है ना, समाज में जो आने वाले काम है यानी भूगोल से जो काम आते हैं उनके 4 उप क्षेत्र के नाम बताना है। कितने?
चार उपक्षेत्र के नाम बताना है। कहता है व्यवहारवादी भूगोल, आप अपने समाज के अंतर्गत किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, किस तरीके का उनका देखभाल करते हैं, कैसे उनका जैसे क्या करते हैं, उनके प्रति क्या सोच रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये चीज जो है व्यवहारवादी भूगोल के अंतर्गत आते हैं, व्यवहारवादी भूगोल के अंतर्गत आते हैं, है ना। दूसरा सांस्कृतिक भूगोल, आपका सांस्कृतिक क्या है, आप किसी के प्रति क्या सोचते हैं, आप किसी के प्रति जैसे किस तरीके का विचारधाराएं रखते हैं, विचार रखते हैं, आपका सांस्कृतिक क्या है, आपके समाज की संस्कृति क्या है, आपके देश की संस्कृति क्या है और आपके घर का संस्कृति क्या है, यह सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे इंडिया का कल्चर होता है ना, देखिएगा स्त्री पूरे बदन में ढकी हुई रहती है, महिलाएं जो होती है हमारी माताएं बहनें जो होती हैं वो देखते होइएगा साड़ी पहन, तो साड़ी हमारे इंडिया की जो है से एक कल्चर है, साड़ी पहनना एक कल्चर है जो विदेशों ने नीति अपना लिया। आजकल क्या है कंडीशन ये है कि इंडिया का कल्चर विदेश ले रहा है और विदेश का कल्चर इंडिया ले रहा है, जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ही जैसे हमारा इंडिया देश में नंबर 1 पे जाना जाता है कि इंडिया में एक कल्चर, इंडिया एक ऐसा देश है जहां वहां सांस्कृतिक वहां की बहुत ही अच्छी है, वहां की महिलाएं वहां के पुरुष से अपने जो है से हर अथी में रहते हैं, है ना। तो इस कंडीशन का सांस्कृतिक आपका पूछ रहा है, तो सांस्कृतिक आपका क्या कंडीशन है। अगला कहता है लिंग भूगोल, लिंग भूगोल समझते हैं, लिंग आपके कितने होते हैं, लिंग आपके जो है से 2 होते हैं कि नहीं होते हैं, एक होते हैं स्त्री और एक होते हैं क्या पुरुष, एक क्या होते हैं पुरुष, नहीं स्त्री और पुरुष। लिंग भूगोल इसमें विभेदन कैसा रखना, इन दोनों के प्रति क्या सोचना, कैसा क्या करना, ये चीज जो है आपको बताता है। चिकित्सा भूगोल जो बताया गया था, चिकित्सा भूगोल हमारे जैसे समाज में चिकित्सक का उपयोग यानी जैसे प्रयोग किया जाता है, जब समाज में कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाते हैं, कोई किसी कारणवश ग्रसित हो जाते हैं, तो उन्हें इस भूगोल के अंतर्गत उन्हें स्वस्थ किया जाता है, उन्हें सही रास्ते पे लाया जाता है, यानी उन्हें सही किया जाता है ताकि वो फिर से पहले की तरह हो जाए और वो अपने काम में जैसे फिर से मगन हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हमारे समाज में जो 4 उपक्षेत्र हैं वो बता दिया गया। बहुत सारे उपक्षेत्र हैं जिनमें मुख्य पॉइंट आपके 4 ही बताना है, तो 4 हम बता दिए। ऊपर वाला क्वेश्चन मानव भूगोल के 3 उपागम पूछ रहा था, है ना, उपागम पूछ रहा था, 3 गो उपागम, तो 3 गो उपागम पूछ रहा था तो बता दिए, है ना। तो इसको जो है से आप याद कर लीजिएगा और कॉन्फिडेंस हो करके क्लियर होके याद ही कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखना है। आर्थिक भूगोल के किनके, आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र, 4 उपक्षेत्रों के नाम बताना है। अच्छा, आप जानते हैं कि मानव जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से मृत्यु तक उनके पास तरह तरह के चीज यानी बोले तो सीधे सिंपल में बोलिए क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती रहती है। उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, सुखी भी आते हैं, कभी जैसे किसी तरीके का परेशानी भी आते हैं, कभी जैसे परेशानी नहीं भी आते हैं, बहुत तरीके का कंडीशन आते रहते हैं मानव जीवन में, है ना। तो वही पूछ रहा है कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के, तो उसी कंडीशन में आपके आर्थिक भी आते हैं। क्या आते हैं आर्थिक, आर्थिक जानते हैं ना, जो हमारी अर्थव्यवस्था बताती है, हमारी घर की अर्थव्यवस्था बताती है, हमारे बिहार के, हमारे समाज के, हमारे देश के अर्थव्यवस्था बताती है कि कितना है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था यानी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है, सारी चीज बता रहे। तो वही इनके आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र पूछ रहे हैं कि कौन कौन से 4 जैसे इनके उपक्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं। कहता कि पहला सामाजिक कल्याण का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी क्रियाएं करती है या कोई भी काम करते हैं तो अपने में कंडीशन पहले अपने आप की आर्थिक मजबूत करते हैं, अपने आर्थिक मजबूत करते हैं। तो देखिए हमारे समाज में बहुत तरीके से ऐसे होते हैं जिनको हम आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से उनका
आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं, है ना। कोई क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट दे करके, कोई हेल्प करके, कोई अच्छे नॉलेज दे करके, कोई अच्छे एजुकेशन दे करके, है ना, कोई अच्छे चिकित्सक खोल करके उनकी जो है से देखभाल, उनको जो है से आगे डेवलप करते हैं। क्लियर है। कोई ऐसे जो है से अपने कंपनी यानी जो है से कुछ ऐसे बड़े से शाखाओं के अंतर्गत खोल दिया जाता है जो अपने समाज के में रहने वाले व्यक्तियों को नौकरी देते हैं, काम देते हैं, काम देने का काम करते हैं। तो उनके लिए जो है से ये जो है से क्या कहता है, सामाजिक कल्याण का भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामाजिक कल्याण का भूगोल। तो समाज को कल्याण हो, समाज के अंतर्गत जो कल्याण होता है वो सामाजिक। तो हम वही बात कर रहे थे। तो किसी भी कंडीशन से हम उनका आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं। तो मानव जो होती है पहले अपना ही मजबूत करते हैं। अगर आप खुद में मजबूत रहिएगा तभी आप 4 को 5 को या 10 या समाज में रहने वाले जितने भी मेंबर हैं आप उनको कल्याण कर सकते हैं, उनका जो है से उद्धार कर सकते हैं, उनका जो है से कष्ट दूर कर सकते हैं। यदि अगर आप ही अगर प्रॉब्लम में रहिएगा तो आप कैसे कीजिएगा। अगर मान के चलिए, सपोज डेट मान लीजिए अगर आपके पास 10 रुपया, कोई समाज में कोई व्यक्ति है, अब मिल ही गए, अब उनके पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे चलिए भैया हम इनसे मांग के देखते हैं। अगर मांग लिए आपसे, सपोज डेट भैया 10 रुपया दीजिए, थोड़ा काम है, हम भूल गए, घरे पर मेरा पैसा जो है ना छूट गया, आप आइए ना घर पे हम दे देंगे। तो आपके पास 10 रुपया रहेगा तो आप दे सकते हैं। यदि अगर नहीं रहेगा तो आप क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, उसको दिमाग दे दीजिएगा, अच्छा अरे क्या कहते हैं, क्या लेना था, तो आए थे बाजार, थोड़ा सोचे कीजिए कुछ ले ले, तो क्या झूठ फायदा का जो है 10 रुपया का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, चलिए जो है रास्ते में मिलता है, घर के बाजू में भी मिलता है, ऐसा सामान। ये मतलब इस तरीके से तो टाल नहीं सकते हैं। इस तरीके से टालना मतलब बेवकूफ बनाना हो गया कहानी। तो वो व्यक्ति भी सोचेंगे भैया एक से तो मांग नहीं रहते, इस व्यक्ति से कौन सा पाप या कौन से विपद पड़ गया जो हम इनसे मांग लिए। इससे बढ़िया होता जो हम अपने घर का ही रास्ता धर के चले जाते, और वहां भी, क्योंकि फ्री का नॉलेज तो कोई लेना नहीं चाहता है। तो यही कंडीशन होता है बाबू कि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से अगर आप मजबूत होइएगा ना तभी आप किसी का मदद कर सकते हैं। अगर नहीं रह पाइएगा तो आप किसी को टाल सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम होगा तो वो व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव सोचेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। तो इसलिए समाज को कल्याण के लिए पहले अपने को मजबूत कीजिए। यदि अगर आप विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो पहले आप अपने अंदर नॉलेज उत्पन्न कीजिए, उसके बाद आप किसी को नॉलेज दीजिए, है ना। चलिए दूसरा कहता है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल तो हम जानते हैं कि हमारे समाज में जो सांस्कृतिक भूगोल के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी आर्थिक सही कर सकते हैं, आर्थिक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जैसे अगर मान के चले अगर देश में कितने मेंबर विदेशी जो होते हैं ना, हमारे देश की सांस्कृतिक भी देखने के लिए आते हैं, हमारा कल्चर देखने के लिए आते हैं कि हम किस तरीके से रहते हैं, हमारे में भाईचारा किस तरीके का है, हम लोग का व्यवहार किस तरीके का है, हम लोग का पहनावा ओढ़ावा किस तरीके का है, हम लोग का खान पकान क्या है, ये सारे चीज जो है विदेशी लोग भी देखने आते हैं। तो वो इन्वेस्टेड करते हैं, वो वहां से यहाँ आते हैं, तो हमारे गवर्नमेंट को जो है उससे फायदाएं होती है, विदेशियों से क्या होते हैं फायदाएं होती है। तो इस तरीके से भी हम आर्थिक स्थिति क्या कर सकते हैं, अपने को डेवलप कर सकते हैं, अपने समाज को, है ना। अगला कहता है लिंग भूगोल। लिंग भूगोल भी हमारा जो है मान के चलिए वही कंडीशन बताता है कि हम जो है मान के चलिए इस लिंग भूगोल में किसका सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसको किससे हम बढ़ावा देते हैं। ऐसा होता है ना कि महिलाएं पुरुषों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि पुरुष को अगर कितने होते हैं ना सोचते हैं कि अगर पुरुष जन्म ले लिया, अगर लड़का जन्म ले लिया है तो लड़का में टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनको जैसे अच्छे एजुकेशन दे देंगे, पढ़ा देंगे, जब ब्याह शादी करेंगे उनको 2 रुपया कमा के हमें वो अच्छे दे सकते हैं, और शादी करेंगे तो वहां से दहेज भी ले लेंगे। नहीं तो ये सोच करके लड़के को बढ़ावा देते। देखते होइएगा कोई कहते हमको लड़का होता तो बहुत अच्छा था, है ना। ऐसा बात नहीं है। जिस मतभेद लिंग में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
कि जिस तरीके से आप स्वतंत्रता लड़के को देते हैं, उसी तरीके से स्वतंत्रता अगर लड़कियों को भी देते हैं तो लड़कियां भी आपके लिए सारे चीज कर सकते हैं जो लड़का आपके लिए करते हैं। बशर्ते ये होती है कि आपकी भरोसा और विश्वास बनाना पड़ता है अपने बच्चे पे। समाज में आपके जो है से बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी इंसान भी होते हैं जो आपके बच्चे को या आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित आगे नहीं बढ़ने देते हैं, है ना, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कुछ ऐसे समाज में लोग भी होते हैं जो प्रोत्साहित भी करते हैं, नहीं आप इस तरीके से कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए। तो इस तरीके का भी कंडीशन होता है। तो लिंग में अगर मतभेद नहीं करते तो इस तरीके से भी हमारा आर्थिक स्थिति सही हो सकता है, हमारे देश का हो या हमारे समाज का या हमारे घर का ही खुद का हो। अगर एक घर में मेंबर में मान के चलिए, यानी एक घर में 5 सदस्य है, अब 5 सदस्य में जैसे आपका 4 सदस्य जो है स्त्री हो गया और एक सदस्य जो है पुरुष हो गया, एक कितना हो गया, पुरुष हो गया। अब बताइए, एक सदस्य पुरुष जो सदस्य अगर मान ले तो एक पति पत्नी होता है, तो एक पुरुष हो गया, उनके पास 3 पुत्री, तो 3 ही पुत्रियां हो जाएगी। तो 3 अगर पुत्री हो जाएंगे तो पुत्र तो उनके पास एक भी नहीं है, तो क्या सोचेंगे वो कि नहीं हमें पुत्र होना चाहिए तभी हम कुछ कर सकते थे आगे, या नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इस 3 पुत्री को जितना अगर पुत्र के पीछे आप इन्वेस्टेड कर रहे हैं, इस 3 पुत्र के पीछे आप इन्वेस्टेड कीजिए, ये हमेशा सक्सेस रहेगा। पुत्र में अनसक्सेस हो सकता है लेकिन पुत्री में सक्सेस ही सक्सेस रहेगा। आप इसको जिम्मेवारी दीजिए, इसको हर चीज का तरह का नॉलेज दीजिए, सारी चीज दीजिए, एजुकेशन दीजिए। देखिए वो चीज कर सकते हैं जो पुत्र करते हैं, वही आपके ये पुत्री भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए मतभेद नहीं होना चाहिए। अगला चिकित्सा भूगोल, तो आप जानते हैं कि चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत भी हम अपने समाज यानी आर्थिक भूगोल क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगला कहता है आपका क्या, 6ठा नंबर क्वेश्चन, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। अच्छा, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, नहीं तो लिंग अनुपात मापने के लिए कह रहा है, किसी भी चीज का लिंग अनुपात कहता है किसी जगह पर पुरुष और महिलाओं के अनुपात की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग अनुपात जो होता है, अगर एक गांव है, एक गांव की जनसंख्या अगर पूछ दे, कह दे कि बउआ उस गांव की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या जो है वो 1000 है, क्या है, 1000 है, नहीं 1000 है। अब बताइए कि उस गांव की जनसंख्या 1000 है, तो उसमें 1000 में जैसे आपका स्त्री बता दिया, स्त्री की संख्या बता दिए, क्या स्त्री की संख्या कितना बताया पता है आपको, स्त्री की संख्या 400, स्त्री की संख्या कितनी, 400। तो पूछेंगे इनकी लिंग अनुपात क्या होगा, लिंग अनुपात क्या होगा, नहीं तो वही कह रहा है कि किसी जगह पर पुरुष और महिलाओं की अनुपात की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। भारत में से प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या मापा जाता है। तो लिंग अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू, लिंग अनुपात, है ना, अनुपात। किन्हीं को दिखता है कि नहीं, चलिए हम पीला ले लेते हैं, दिख जाएगा। लिंग अनुपात बराबर कहता है स्त्री की संख्या बट्टा में पुरुष की संख्या, समझ जाइएगा, संख्या स्त्रियों की संख्या बट्टा में पुरुषों की संख्या, गुणे कितना, 1000। क्योंकि हमारे जो देश में जो है, हमारे देश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की लिंग अनुपात मापा जाता है, नहीं तो आप उस तरीके से जनसंख्या को रखिए। पुरुष का पहले मान निकाल लीजिए, पुरुष निकल जाएंगे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 1000 पुरुष में, अब जानते हैं कि भारत में
1000 पुरुष, 1000 पुरुष पर पे 900, कहीं 43 लिखा रहता है, कहीं 50, कहीं 56, कहीं 52, कुछ भी इस तरीके से लिखा रहता है। तो 943 स्त्री का आकलन किया गया है। क्लियर है, बात समझे। अभी भी स्त्रियों की संख्या कम है, लेकिन पहले तो बहुत ही कम था जी। पहले 1000 पुरुष पर 700, 750 महिलाएं हुआ करती थी। क्या हुआ था कि बाल हत्याएं हो जाते थे। जो जिनको लगता था कि जिन माँ को लगता था कि ये लड़कियां पैदा हुई है, तो लड़कियां पैदा होती थी तो उनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, है ना, बाल हत्या हुआ करता था। और कितने समाज में लड़कियों को सही तरीके से देखना भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियां वंश हमारा नहीं बढ़ा सकते, लड़का बढ़ा सकते हैं ना। तो उस कंडीशन से लड़के की मांग होती थी। कितने मूवी भी अब में देखते होइएगा, इस तरीके का जो है प्रचलित चलता है, परंपरा चलता रहता था पहले। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस चीज को विशेष तरीके से ध्यान दिए थे, और ध्यान देकर के वो एक ही निर्णय ऐसा सोचे कि हम अगर इस तरीके इस चीज को रोक सकते हैं, किस आधार पे, तो उनको प्रोत्साहन देकर के, उनको हर सारी चीज सुख सुविधाएं देकर के हम उनको इस चीज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो उन्होंने तरह तरह के योजनाएं स्त्रियों के लिए चलाएं, महिला यानी बच्चों यानी लड़कियों के लिए तरह तरह का योजनाएं चलाएं। पढ़ने खाने से लेकर के पढ़ने तक का फ्री, जन्म यहां तक के जन्म लेता है तो उस समय का लालन पालन जो है से गवर्नमेंट ही उनका क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। यहां तक के बच्चे जो है 5 साल तक के हो जाते हैं तो उनका भी पैसा गवर्नमेंट ही देते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके का, उसके बाद पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पोशाक, कपड़ा, खाने पीने, सारी चीज जैसे सुविधाएं क्या की है गवर्नमेंट देना शुरू कर दिए। तब से आपका जो है स्त्रियों में जो है भ्रूण नहीं, जब बच्चे जो है लड़कियां जो मरती थी उनको मारना बंद कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, प्रोत्साहन, क्योंकि लड़कियों को बराबरी का अधिकार दे दिया गया है, लड़का के बराबर का अधिकार दे दिया गया है कि जिस पोजीशन पर लड़का होंगे उसी पोजीशन पर लड़की भी होंगे। इसी वजह से आज देखिए सेना में जो मान कर चलिए आपके जो है सेना, जो आपके सुरक्षा बल जो करते हैं, जो आपके देश की सेवा करते हैं, उसमें भी आपकी स्त्री का यानी जो है स्त्री का जॉब दिया जाता है ना। पुलिस में आपका स्त्री देखते होइएगा, डॉक्टर में भी स्त्री देखते होंगे, हर विभाग में भी आपका क्या होता है, स्त्री बराबर जैसे कदम से कदम पुरुष के साथ मिलाकर के क्या करती है, चलती है। समझे? तो इतना चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। अच्छा, मानव विकास से क्या समझते हैं? मानव विकास आगे है आपका वृद्धि तथा विकास में अंतर। तो दोनों चीज बताएंगे, पहले विकास समझिए। विकास क्या होता है? कहता है क्या कि मानव विकास का मतलब है इंसान की जीवन गुणवत्ता में सुधार। गुणवत्ता में क्या चीज करना? सुधार। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि कोई अगर मान के चलिए एक व्यक्ति है, बच्चे तो आप जानते हैं, कहते नहीं, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, और ये होते हैं भगवान के रूप, ये जानते होंगे। और इनको बोलने की उनकी यानी जो बोलने की जो अथी है, शैली है, उनसे सभी को मोह भाया जाता है। बच्चे अगर जब भी बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है ना, उनकी बात को सुनना समझना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अलग एक्टिविटी से वो बात करते हैं। तो वही कहता है कि उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आना, उनकी जीवन की गुणवत्ता में क्या आना? सुधार आना। जैसे कि अगर बच्चा कोई है तो बच्चे की तरह से काम करते हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी गुण जो है क्या होती है, गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उनमें अलग होते हैं। देखते होइएगा पहले बच्चा क्या करते थे, अगर जब बच्चा जन्म लेता है तो एक बच्चे पे ही उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से गुणवत्ता आती है, विकास किस तरीके से होती है। जब बच्चा जन्म लेते हैं तो देखते होइएगा कि बच्चे सिर्फ रोते रहते हैं, भूख लगता है तो करते रहते हैं ना, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, पैर हाथ चलाते नहीं है, सांस से जैसे सुला दिया वैसे सुतल है, जैसे उनको रख दिया वैसे ही रखल है, नहीं इधर उधर हो सकता है। कुछ महीनों बाद बच्चा क्या करना शुरू करता है, करवट लेना शुरू करता है, उसके बाद पैर हाथ फेंकना शुरू करता है ना। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है,
बैठना शुरू करता है, बैठता है, तो देखिए उसके धीरे धीरे जैसे ये गुण नहीं है, ये उनमें जैसे कुछ अलग अलग। अब बच्चे पहले बोलते नहीं थे, सिर्फ चिल्लाते रोते थे खाने के लिए, है ना। अब क्या करते हैं, हम बोलते हैं, तो ये गुण आ रहा है उनमें, है ना। ये चीज क्या आ रहा है, गुण आ रहा है, बोलते हैं किसी भी चीज को। उसके बाद जो है बच्चे समझना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। उसके बाद बात करने का तरीका पहले कुछ अलग था, अब बात करने का तरीका तनी अच्छे लेवल में हो गया। उससे भी अच्छे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10+ हो जाते हैं, तो अच्छे लेवल में बात करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की एजुकेशन के ऊपर रहता है, आप जिस तरीके से बच्चे को जिस माहौल में अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा अगर आप दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चा आपका अच्छा व्यवहार करेगा। यहां तक कि आप देखते होइएगा 15-20 साल की लड़कियां या लड़का हो जाता है, उसको बोलने का सही से शैली नहीं होता है। क्यों? वो उनकी संस्कार, उनकी शिक्षा, उनकी आपकी कल्चर पर डिपेंडेंट करता है कि आप बच्चे को किस तरीके का संस्कृति दी है ना। तो यही कहता है कि गुणवत्ता में सुधार, इसमें अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर को शामिल किया जाता है, ताकि लोग खुशहाल और संपन्न जीवन जी सके। इसका उद्देश्य सभी को समान अवसर देना है। मानव विकास यही होता है, मानव विकास यही होता है कि मानव में विकास जो है मानव की एक अच्छी गुणवत्ता आती है, एक अच्छी क्या आती है, गुणवत्ता आते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर जीवन होती है। बेहतर क्या होती है, जीवन होती है। पहले देखते होइएगा कि मानव कुछ, पहले व्यक्ति कुछ और था, अब व्यक्ति कुछ और हो गया। इसका मतलब क्या, इसमें विकास हो गया। आप कहते नहीं कि पहले देखते थे लोग, ये जो है व्यक्ति जैसे खाने के लिए पैसा नहीं था, मोहताज था खाने के लिए। आज देखिए बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोक लिया, घर खरीद लिया, जमीन खरीद लिया। इसका मतलब इसमें डेवलप हो गया, यानी विकास हुआ। क्या हो गया, विकास हो गया। तो विकास हो जाता है। पहले लोग के पास कुछ नहीं था, अब साधन हो गया, तो ये क्या हो गया, विकास हो गया, है ना। जैसे कि अगर आप अपने देश की ही बात करें, पहले लोग पैदल चलते थे, साइकिल आया, बैलगाड़ी आया, उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी घोड़ा आने लगा, तो ये विकास हो गया। अगला कहता है क्वेश्चन, वृद्धि तथा विकास में अंतर लिखे। वृद्धि तथा विकास में क्या करना है, अंतर लिखना है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, मात्रात्मक, यह गुणवत्ता परिवर्तन को दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, वृद्धि वह होता है जिसमें आपका मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। आपके अंदर कितने मात्रात्मक, कितनी संख्याएं में आप क्या कर रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, जो ऐसे वृद्धि कहलाता है ना। और विकास आपका क्या कहलाता है, गुणवत्ता, आपके गुण में किस तरीके का जैसे डेवलप हो रही है ना। कहते नहीं कि हम नए चीज, हर दिन हम एक नए चीज क्या करते हैं, सीखते हैं, वही आपका ये विकास होता है। मात्रात्मक मतलब संख्या में आपकी कितनी चीज जो है क्या चीज है, क्या चीज आ रहे हैं, ये आपकी वृद्धि हो गया, ये आपका क्या हो गया, वृद्धि। अगला कहता है इसका मापन संभव है। इसका मापन क्या है, संभव है। हम पहले क्या थे, अभी क्या है, ये संभव है। हमारे पास पहले क्या था, अभी हमारे पास क्या है। हमारे पास पहले बोर्ड नहीं था, हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये मापन संभव है, ये वृद्धि हुआ हमारे अंदर, ठीक है। अगला कहता है कि इसमें कहता है इसका मापन नहीं बल्कि अनुभव किया जा सकता है। हम अपने अंदर गुण, जैसे कि अगर हम मान के चलिए बोलने की अच्छी शैली नहीं थी पहले, अब हम अच्छे बोल रहे हैं, तो ये हम इसका अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर अच्छे गुण आ गए, अच्छे गुण आ गए। यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये जो है आपका कभी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि लोग अमीर बन भी जाता है, अमीर बनने के बाद गरीब भी बन जाता है ना। और ये जो है से आपका कहता है ये हमेशा धनात्मक होता है। यदि अगर आपके अंदर एक बार बुद्धि अगर सही से अगर आ गया, तो आप यानी वो पॉजिटिव रहेगा, वो आपका खत्म नहीं हो सकता आपके माइंड से, वो आपको जो है से आगे ही परिवर्तित करते जाएगा। यदि अगर किसी चीज की ज्ञान अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो ज्ञान नष्ट नहीं होता है, उस ज्ञान का सही प्रयोग करते हैं तो ये धनात्मक होता है, यानी ये बढ़ते जाएगा, ये कमता नहीं है। लेकिन इसमें आपका बढ़ना घटना संभव हो जाता है कि आज हम राजा हैं, कल हम भिखारी हो जाएंगे, है ना। इस तरीके का ये कंडीशन हो जाता है, तो यही घटना और बढ़ना हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है कि प्राथमिक क्रियाएं से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्रियाएं, अच्छा प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या होती है? देखिए यहां पे चित्र भी बता दिए, चित्र के माध्यम से आपको समझा दें। चित्र में भी है, पहले लोग शिकार करते थे कि नहीं करते थे, लोग तरीके तरीके का जो औजार बनाते थे, कृषि करते थे, है ना, और जैसे कृषि करते थे पशु चारण भी करते थे, पशु चारण भी करते थे। तो ये सारे सब जो है से आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं, ये सभी आपकी क्या हैं? प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं। कहता है क्या? प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनमें मनुष्य सीधे तौर पर प्रकृति से मिलने वाले साधनों का उपयोग करता है। कहता है प्राकृतिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें आपके मनुष्य सीधे तौर पर प्रकृति से मिलने वाले साधनों का उपयोग करते हैं। प्रकृति से जो हमें प्राप्त होती है हम उसे यानी साधन के रूप में उपयोग करते हैं, वही आपकी प्राथमिक क्रियाएं हो गए। जैसे कि पत्थर, चट्टान, ये सब जो है हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। खेत हो गया, भूमि, मिट्टी जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, हम उन्हें जो है कृषि के रूप में उसका काम करते हैं, ये हमारी प्रथम क्रियाएं हो गई, है ना। अगर कोई व्यक्ति शिकार करते हैं तो शिकार प्रकृति का जैसे मानकर चले देना है जिसपे हम शिकार करते हैं, तो ये प्रकृति से हमें जो प्राप्त होती है प्रथम माध्यम में, वही हमारा सीधे तौर से समझिए, एक सिंपल तौर से समझिए, जो प्रकृति का हम प्रयोग करते हैं प्राथमिक क्रिया में, प्रकृति का जिस चीज का प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? प्राथमिक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं में भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ये काम पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अच्छा बताइए, कृषि करने के लिए हमें जल की जरूरत होती है ना, भूमि की जरूरत होती है, खनिज की जरूरत होती है ना, बहुत सारे चीज की जरूरत होती है। जैसे कि उदाहरण में आपका क्या क्या आता है? कृषि आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। पशुपालन हो गया, बताए थे ना पशुपालन। ये देखिए चित्र में आपके सारे चीज दिखाया गया है, ये सारे चीज दिखाया गया है, ये आपके जो है मान के चलिए प्राथमिक क्रियाएं हैं। ये क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। पशुपालन, मछली पालन, मछली प्रकृति का देन है, मछली पालन हो गया। आप कहिएगा मछली पालन तो भेड़ पालन क्या हो गया, बकरी पालन क्या हो गया, सुअर पालन क्या हो गया, गाय पालन क्या हो गया, भैंस पालन क्या हो गया। ये सारे चीज जो है प्राथमिक क्रियाएं हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और उसकी देखरेख और उसका उपयोग, उस संसाधनों का उपयोग करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? प्राथमिक क्रियाएं होती है। इतना सटीक समझिएगा। वनों से उत्पादन प्राप्त करना और खनन इत्यादि, ये सारे जैसे प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या है समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में हमने आप लोग को बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक तक हम बता दिए थे कि कौन कौन सी क्रिया है। तो इसी तरीके से आपका जो है ऑब्जेक्ट यानी प्राथमिक क्रिया में जो भी इसमें से आएंगे, जो भी ऑप्शन में रहेंगे, तो समझ जाइए कि ये प्राकृतिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या? कर्तन और दहन कृषि की व्याख्या कीजिए। कर्तन और दहन की कृषि का क्या करना है? व्याख्या करना है। कहता है कि यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें किसान जंगल या घास के मैदान या पौधे को काट देता है। अच्छा, इसे हम झूम के खेती भी कहते हैं, पता है? इसे हम झूम के भी खेती कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? झूम के खेती में क्या करते हैं? जब वहां पे उर्वरक की जैसे क्षमताएं खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है जिस भूमि की, तो वहां पे क्या करते हैं कि कृषि लोग जैसे उत्पन्न करके आधा पर से काट करके उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। देखते होइएगा खेतों में, बहुत सारे खेतों में देखते होइएगा कि मकई का खेती हो या धान का खेती हो, गेहूं का खेती हो, किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का खेती होता है, तो उस समय क्या करते हैं? उन चीज को काट करके आधा पर से और छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद क्या करते हैं? उन सभी राखों को फिर से जो है से उसी मिट्टी में क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उनकी उर्वरक, ये इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्या हो सके? बढ़ सके। तो देखिए
ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें किसान जंगल या घास के मैदान या पेड़ पौधे को काट देता है, फिर उन्हें जला देता है। जलने के बाद जो राख बचती है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। वही राख जो है छीट दिया जाता है मिट्टी में, है ना। फिर जब उस जगह मिट्टी की ताकत कम हो जाती है तो किसान दूसरी जगह जाकर खेती करता है। अब इस झूम की खेती के अंतर्गत क्या होता है, जब ऐसा कंडीशन करते हैं और ऐसा कंडीशन करने के बावजूद भी अगर उनकी उपजाऊ कम हो जाती है तो उन्हें बंद यानी उनको खत्म करके अब वो दूसरे जगह चले जाते हैं और दूसरे जगह वो क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कृषि यानी खेती बाड़ी करते रहते हैं, क्योंकि वहां पर उपजाऊ यानी उर्वरक शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और बंजर जमीन बन जाता है। क्या बन जाता है, जमीन बंजर हो जाता है, जहां पे वहां से कोई यानी उस जमीन से किसी प्रकार का आशाएं हम नहीं रख सकते हैं कृषि के माध्यम में, है ना। इसी वजह से इसे कर्तन एवं दहन कृषि यानी काटो और जलाओ वाली खेती भी कहते हैं। तो एक चीज समझिए, कतरन और दहन का अर्थ होता है काटो और जलाओ, है ना, काटो और जलाओ। नॉट में दे दिया गया नॉट, इसे झूम के खेती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, झूम के खेती कहते हैं। इसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी ये क्यों करते हैं, तो इसकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि उर्वरता अच्छी हो, उर्वरता अच्छी हो। तो कैसा लगा आप लोगों को, ये 10 सब्जेक्टिव था आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते नहीं है, सिर्फ वीडियो देख करके साइड हो जाते हैं। कमेंट करना चाहिए ना कि आपको कैसा लग रहा है, कहां समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज जरूर